तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय टॉपिकों पे हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग इन टॉपिकों पे बात करेंगे और क्लास 9 के चैप्टर 2 को ख़त्म करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? भारतीय मरुस्थल। क्या है पहला टॉपिक? तो भारतीय मरुस्थल है। तो हम लोग इसको जानेंगे। तो ये क्या है? अरावली पहाड़ी, मतलब कि जो अरावली पहाड़ी है ये कहाँ बसा हुआ है? तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम में क्या है? अरावली जो पहाड़ी है उसके पश्चिम में बसा हुआ है। उसके पश्चिम में है। ये क्या है? यहाँ क्या मिलते हैं? तो बालू से टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है। मतलब कि बालू का जो मैदान होगा वो एज लाइक ऊपर नीचे करके होता है, तो इसीलिए उसको तरंग कह दिए। जैसे कि होगा कैसे? तो ये ऐसे होगा, तो इसी को क्या कहते हैं? तरंगित मैदान। समझ गए? और ये क्या है? इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है? 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये क्षेत्र क्या होंगे? तो इस क्षेत्र में जलवायु शुष्क होंगे। इस क्षेत्र के जलवायु शुष्क होंगे और वनस्पति कम होंगे, क्योंकि जब 150 मिलीमीटर से नीचे जब वर्षा होगा तो यहाँ बारिश कम होने के कारण पौधे नहीं उग पाएंगे। और यहाँ के जो पौधे होंगे भी वो क्या होंगे? तो क्या बोलते हैं ना, पत्ती विहीन होंगे। पत्ती विहीन होंगे, मतलब यहाँ पत्ते नहीं पाए जाएंगे। पत्तों की जगह पे क्या पाए जाएंगे? तो इसका जो तना होगा वो क्या होगा? गद्देदार होगा। और दूसरा क्या? कटीली झाड़ी जैसे पेड़ यहाँ पे निकलेंगे। झाड़ियाँ होंगी जिसमें पत्ते बहुत कम होंगे, क्योंकि वेपोराइजेशन से क्या होता है कि पानी में से पत्तों में से जो पानी निकलकर बाहर चली जाती है, तो जिसके कारण इसके फोटोसिंथेसिस में कमी आ जाएगी। इसीलिए यहाँ के पत्ते कैसे होते हैं? यहाँ के प्लांट कैसे, वनस्पति कैसे होते हैं? तो पत्ते विहीन होते हैं और कटीली होते हैं। फिर कहते हैं वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती। जैसे यहाँ पे एक लूनी नदी है, वो क्या है? अरावली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अरावली से निकलती है। ये लूनी नदी अरावली से निकलती है। और उसके बाद क्या है कि ये जब तक वर्षा होगा तब तक इसमें पानी रहेगी, और अन्यथा ये क्या होगा? बालू में विलुप्त हो जाती है। और ये क्या है? क्योंकि जल इसके पास तो ज़्यादा होता नहीं है, तो ये नदी मतलब कि बालू में ही विलीन होकर समाप्त हो जाती है। बरकान, यहाँ क्या होता है? बरकान एक अर्धचंद्राकार टीला है जिसका विस्तार अधिक क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है। अब क्या है? पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये जो बरकान है कहाँ पे मिलेंगे? तो पाकिस्तान के सीमा पे ज़्यादा मिलेंगे। फिर थोड़ा सा चलिए तटीय मैदान को देख लें। तटीय मैदान क्या कहता है? अब ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे। जैसे कि क्या होगा? जैसे ये भारत का मैप है, शॉर्टली भी हमें समझाने के लिए है कि जो तटीय मैदान होता है, तो ये तटीय जो मैदान है, तो ये वाला जो पार्ट है, इधर से ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट, ये तट के समानांतर, मतलब कि जो महासागर के समानांतर वाले तट होंगे वो इसे तटीय मैदान कहा जाता है। इसको ये कौन सा तट है? तो पूर्वी तट है, और इस वाले तट को पश्चिमी तट कहा जाता है। समझ गए? फिर क्या है कि पश्चिमी तट जो है क्या है? संकीर्ण है, क्योंकि ये देख रहे हैं पार्ट कि ऊपर से कैसे नीचे की तरह ये संकीर्ण होता जा रहा है। तो ये एक संकीर्ण पार्ट है। और ये मिलेगा कहाँ? तो ये पश्चिम अरब से सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है, जो पता ही है। पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है, ये तो पता है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो 3 भाग इसके 3 भाग होंगे। कोंकण का मैदान, फिर कन्नड़ का मैदान, फिर क्या होगा? मालाबार। ये क्या है? ये मालाबार जो है
ये तीनों पश्चिमी तट हैं, ये तीनों पश्चिमी तट है या पश्चिमी जो घाट है, उसके बाद जो मैदान, उसके साथ जो पैरेलल जो चलता है वो पश्चिमी तट की ये मैदान है, और ये तीन भागों में बांटा जाता है। अब ये क्या है, कोंकण क्या है, तो कोंकण जो है मुंबई महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का, कहाँ से, महाराष्ट्र से गोवा, समझ गए। अब क्या होगा, कन्नड़ तट, तो गोवा से केरल, अब क्या है, गोवा से केरल क्या होगा, तो कन्नड़ तट होगा, जो कर्नाटक से केरल, कर्नाटक से केरल जो तट होगा वो क्या होगा, तो ये होगा कन्नड़ तट। फिर मालाबार तट, तो केरल की सीमा से लेकर तमिलनाडु की सीमा तक, तमिलनाडु तक को क्या कहते हैं, तो मालाबार का तट कहते हैं। इसी तरह से चलिए मैप पे हम लोग देख ले इसको, भारत के मैप पर हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये है, ये क्या है, जैसे यहाँ देखिए यह क्या है, ये जो पार्ट है पूर्वी तट है, तो यहाँ से ये जो कोंकण तट देख रहे हैं या मालाबार तट देख रहे हैं, या बीच में कन्नड़ तट जो है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में जो कन्नड़ तट है, तो इस तरह से दिया हुआ। अगर देखें पॉलिटिकल मैप पे देखेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है जो गोवा तक फैला हुआ है, जिसको कहते हैं कोंकण तट, और ये कन्नड़ जो है, ये मालाबार ये गोवा के बाद से कर्नाटक वाला जो पार्ट है, वो जो तट है ये क्या है, कन्नड़ तट है। और केरल का ये जो पार्ट है, कर्नाटक की सीमा से स्टार्ट होकर तमिलनाडु की सीमा तक जो जाता है, ये कौन सा तट है, तो मालाबार तट है। देखिए अब क्या है, पूर्वी घाट को भी दो तटों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे एक उत्तरी सरकार क्या है, उत्तरी सरकार है, एक कोरोमंडल तट है। तो ये कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक की सीमा तक जो होता है उसे कोरोमंडल तट बोलते हैं। और उत्तरी सरकार जो ये उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट तक जो होता है उसे उत्तरी सरकार बोलते हैं। तो समझ गए इसको। तो इस तरह से तटीय मैदान है। एक जो है क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की और उड़ीसा तक हो गया, ये खत्म हो गया। अब थोड़ा सा और इस पे कुछ इसको देख लेते हैं आगे। अब क्या है, पूर्वी ये, अब यहाँ पे देखें हम लोग तो देखेंगे महानदी, जैसे ये पूर्वी घाट पे जो नदी बहती है वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब ये पूर्वी घाट, अब थोड़ा सा ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा और ज्वादर्नमुख, ज्वादर्नमुख जो होता है ये क्या होता है, तो ये क्या है, पूर्वी घाट या पूर्वी मैदान का ये लक्षण है, ये पूर्वी मैदान का लक्षण है। और ये जो है पश्चिमी मैदान का लक्षण है या पश्चिमी तट का लक्षण है, कह सकते हैं पश्चिमी तट पे है। क्यों, तो ये जो पूर्वी घाट का है, यहाँ की जो नदियाँ बहती है वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब कि जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसी मुहाने पर अपने साथ जो सेंडिमेंट लेकर आती है वो वहीं पर जमा कर देती है, तो इसीलिए वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो गया। और ज्वादर्नमुख जो नदियाँ, मतलब कि ये पश्चिमी तट पर जो नदी है यहाँ पे ज्वादर्नमुख का निर्माण होता है, क्योंकि डेल्टा का निर्माण इस यहाँ पे नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती है, पश्चिम घाट से एक ऊंचा जगह है, ये पश्चिमी घाट क्या है, तो फिर से मैप पे हम लोग चले तो फिर अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये क्या है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट क्या है, ये पूरब से क्या है, पश्चिम से पूरब जाने की तरफ में क्या होता है कि पूरब की ओर ढलान होता है, ढलान की स्थिति है। तो यहाँ से जो नदियाँ जाती है वो यहाँ पर ले जाकर, लेकिन ये क्या है, पूरब की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे जो नदियों की जो ढलान है ये थोड़ा सा कम है। तो ज़्यादा कम होने के कारण क्या होता है, ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ पे कम है। तो ये क्या करती है कि यहाँ पे इसकी यहाँ पर जो ये आते हैं तो यहाँ पे इसकी गति जो है ना, गति में थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो इसी वाले पार्ट में या ये वाले पार्ट में जो गंगा बेसिन या ब्रह्मपुत्रा का बेसिन जो वहाँ के जो सहायक नदियाँ हैं और जो ये लेकर आती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लोप कम जाता है, मतलब ढलान यहाँ पे कम जाता है और नदी से जो पानी आती है उसकी गति कम जाती है, जिसके कारण ये अपने साथ जो मिट्टी या सेंडिमेंट लेकर आते हैं वो नदी के मुहाने पे, मतलब कि ये जहाँ
ये महासागर में मिलते हैं, महासागर के मुहाने पे या नदी के मुहाने पर छोड़ जाते हैं, छोड़कर महासागर में विलीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये नहीं है। ये पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती है वो डायरेक्ट ढलान है, सीधे ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ है, फ्लैट है, मतलब फ्लैट नहीं होकर वो डायरेक्ट गर्त की तरह बन जाता है। तो इसके कारण जो भी नदियाँ यहाँ से बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती, तो ये क्या करती है, अपने साथ जो सेंटिमेंट लाती है वो किनारे पे ना जमा करके डायरेक्ट समुद्र के अंदर फेंकती है, मतलब समुद्र के अंदर कुछ तट वाले इलाके से जाकर अंदर फेंक देती है, जिसके कारण यहाँ ज्वादुर्मुख का निर्माण होता है, या इसे एस्चुरी भी कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से क्या है कि हम लोग ज्वादुर्मुख भी समझ गए और डेल्टा भी समझ गए। तो फिर क्या है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे कि मैदान, तटीय मैदान को तो जान गए कि महानदी जो है, या ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और चिल्का झील जो है क्या है, उड़ीसा में एक चिल्का झील है जो खारे पानी की झील है। समझ गए? ये खारे पानी की झील है उड़ीसा में। फिर क्या है, द्वीप समूह। तो भारत के दो द्वीप समूह हैं। अब क्या है, भारत के दो द्वीप समूह, उसको देख लें वो किधर है। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे क्या कि ये जो पार्ट है, ये क्या है, दक्षिण पूर्व वाला पार्ट है। तो यहाँ पे कौन सा द्वीप है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। यहाँ देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहीं इसका भारत का दूसरा द्वीप समूह है लक्षद्वीप है, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में है, सॉरी ये क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार, जबकि लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। अब ये क्या है, ये बने कैसे, तो कोरल से बने हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, कोरल रीफ से बने हैं। ये क्या है, एक तरह का जीव होता है जो एक दूसरे पे, मतलब कि ये जो है ना जीव होता है, ये क्या हुआ कि ये जब इनका जो लाइफ होता है, जब लाइफ खत्म होने के बाद ये क्या होते हैं, वहीं पे जम कर रह जाते हैं, और एक दूसरे पे लेयर बनाते हुए जब इनका लाइफ खत्म होता है तो क्या बन जाता है, एक कोरल रीफ बन जाता है, या कोरल द्वीप बन जाता है। समझे? तो इसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। अब क्या है, द्वीप समूह में जैसे कि देखिए प्रशासनिक, अब जैसे कि लक्षद्वीप है तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय है जिसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, सॉरी पिटली द्वीप, पिटली द्वीप है। अब नहीं सॉरी, पिटली द्वीप क्या है ना, ये पिटली द्वीप जो है एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ बहुत सारे पक्षियाँ मिलती है, तो ये पिटली द्वीप में है। लेकिन प्रशासनिक मुख्यालय की बात करें तो ये प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी ऐसे कहाँ है, तो कवारती है, कवारती, कवारती जो मुख्य इसका जो मुख्यालय है, ये प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसका नाम जैसे देख ले इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो इसको लक्षद्वीप को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे यहाँ है केरल के मालाबार तट से। अब क्या है, ये केरल का मालाबार तट तो मैंने बता दिया है आपको कि केरल का मालाबार तट क्या है, ये वाला जो मालाबार तट में स्थित लक्षद्वीप है, छोटे प्रवाल भित्तियों द्वीपों से बना हुआ है। मतलब जो प्रवाल में बताया था, ये कोरल रीफ से बना हुआ है। अब देखो पहले क्या इसके नाम से जाना जाता था, तो पहले मालदीव के, सॉरी लक्का द्वीप या मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस द्वीप के, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। यह कितने किलोमीटर फैला हुआ है, तो ये 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। कवारती क्या है, तो कवारती इसकी प्रशासनिक मुख्यालय है। अब यहीं पे पिटली द्वीप है, पिटली द्वीप समूह है, जो मनुष्य के लिए ये नहीं है, निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है। तो इस तरह से देख ले। अब क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों श्रृंखला को ध्यान दीजिए, ये अंडमान निकोबार है। समझ गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब ये क्या है,
अब क्या है, जैसे कि अंडमान निकोबार को दो द्वीप समूह में बांटा जाता है, तो कौन कौन है, जैसे कि इस तरह से बना हुआ है द्वीप, तो इसको दो द्वीप समूह में बांटा जाता है। तो वो एक को क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान बोलते हैं, और दक्षिणी पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं, जैसे कि सॉरी, दूसरे को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अंडमान। इस तरह से बांटा गया है। अब यहीं पे एक ज्वालामुखीय पर्वत है जिसको बैरन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में, समझ गए। इस तरह से हम लोगों ने जितने भी फैक्ट थे या कॉन्सेप्ट थे उसको समझने का प्रयास किया। ऐसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ है, तो बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जो यहाँ स्थित है, समझ गए। अब इस तरह से हम लोगों ने सारे फैक्टर जो चैप्टर 2 से में थे, भारत की आकृतियाँ को जो 6 भागों में डिवाइड किया गया था उसको देखे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस पर मैं एक ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट करूँगा कि जैसे कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या यानी मतलब कि पूछे जा सकते हैं, तो उस पर मैं, या बनेंगे इससे क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, जो एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा तब। लेकिन अभी मैंने जितने भी सारे फैक्ट को आप लोग को दिया है उसको देखेंगे हम लोग, या आप लोग देखिएगा। फिर अगले चैप्टर को हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और उसको भी इसी तरह से पूरा पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हुए उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे, और जो क्वेश्चन उससे भी बनेंगे उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए और आप लोग देख लें। चलिए ठीक है, आज के लिए अलविदा।